तो हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या था। एक बार दोबारा मैं ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि हमने कहाँ तक कर लिया था। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो दो वर्ड से बनी है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। जिसमें एजुकेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या, कहाँ से डिराइव हुआ वो एजुकेशन वर्ड, एजुकेटम वर्ड से। और जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू लर्न, किसी चीज़ को सीखना। उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहाँ से डेवलप हुआ है, साइकी प्लस लोगस। अब साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी मीन्स सोल या फिर माइंड। ठीक है, और लोगस मतलब स्टडी या फिर किसी चीज़ की साइंस। उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये मैंने कल करवा दिया था। अब इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और आइडिया दे देती हूँ। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है, जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमंस के बिहेवियर की, उसकी लर्निंग्स की, उसके डेवलपमेंट की, और किस टाइप से वो अपने एजुकेशन को लेके मोटिवेट है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का अब पर्पस क्या है। ठीक है, हम पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्पस क्या है कि अंडरस्टैंड करना, कैसे हाउ पीपल लर्न, कैसे लोग सीखते हैं, किस मेथड से सीखते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कुछ प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, कुछ लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं। वही मैंने कल बताया था कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं। बिहेवियर में चेंज होगा तो हमें क्या दिखेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम्स दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि क्या क्या एरिया हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए एजुकेशन साइकोलॉजी में, किस किस एरिया पे हम फोकस करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, लर्नर। सबसे पहले तो हमें लर्नर की जरूरत होगी, फिर उसके बाद हम कौन सी लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमें उस चीज़ की जरूरत है। थर्ड पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, लर्निंग के लिए कोई एनवायरनमेंट या कोई सिचुएशन, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ रहा है हमें वो भी कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए। मान लो हम कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो क्या हम वहाँ पे आराम से पढ़ पाएंगे, नहीं। तो हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ये अपने पॉइंट्स को, टर्म्स को चेंज करती गई। जैसे ये जब सबसे पहले आई थी 16th सेंचुरी में, उससे पहले ये किसका, उसका साइकोलॉजी का हिस्सा थी। ठीक है, अब ये क्या है, ये अलग से एक अपनी, इसकी एक अलग से ब्रांच होगी। ठीक है, जो 16th सेंचुरी में सबसे पहले किस चीज में आई थी, किस चीज पे फोकस किया था साइकोलॉजी ने, सबसे पहले इसने सोल, सोल मतलब आत्मा, आत्मा पे फोकस किया था। सबसे पहले इसके बारे में क्या बोला जाता था कि आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। और उसमें कौन कौन साथ में आए थे, उसमें कौन कौन से राइटर साथ में आए थे, किस किसने बताया था, ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट साथ में थे। तो वो थे एरिस्टोटल था, डेकार्टे था और प्लेटो था। ठीक है, उसके बाद आई हमारी 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में फिर क्या बोला गया कि जो साइकोलॉजी है उसको हम स्टडी ऑफ माइंड बोलेंगे, मतलब दिमाग का अध्ययन। क्योंकि ये बोल दिया उन्होंने, जो 17th सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट आए थे, कि जो आत्मा है ना, तो आत्मा को हम देख सकते हैं ना उसके बारे में सोच सकते हैं। क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी सोल की स्टडी नहीं है, उसको माइंड की स्टडी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें कौन कौन साइकोलॉजिस्ट थे, एमुअल कैंट था, जॉन लॉक था, लेबनीज था और ह्यूम था। उसके बाद अब यहाँ भी बात नहीं रुकी, उसके बाद आई 18th और 19th सेंचुरी। उसमें क्या बोला गया 18th और 19th सेंचुरी में कि दिमाग भी तो हमारे ब्रेन भी तो क्या है, बॉडी के अंदर है, उसको भी हम नहीं देख सकते ना उसकी स्टडी कर सकते अच्छे से। तो हमें कुछ और प्रोसीजर फॉलो करना होगा जिससे हम क्या कर पाए, स्टडी को अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि जो 18th और 19th सेंचुरी में जो जो साइकोलॉजिस्ट आए थे, जैसे कि वुंग था, जेम्स था, टिचनर था, इन्होंने क्या बोला कि जो ये है साइकोलॉजी है उसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस भी तीन टाइप की बता दी, कॉन्शियसनेस भी तीन टाइप की है। सबसे पहला कौन सा है, कॉन्शियस माइंड। उसके बाद कौन सा है, सबकॉन्शियस माइंड। और उसके बाद कौन सा है, अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो कैसा माइंड है, हम एक्टिव माइंड से काम कर रहे हैं, वो कैसा माइंड है, कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है, जैसे हमने आज कुछ काम किया और हमें काफी टाइम बाद, जैसे हम एग्जाम में गए, हमें कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, जब हम थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं दिमाग पे तो वो पॉइंट हमें कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया होता है। ठीक है, उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल अचेत अवस्था, जिसमें क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये सब किसमें था, 18th और 19th सेंचुरी में। फिर यहाँ भी बात नहीं रुकी, बोले कि कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बारे में भी हम नहीं पता कर पा रहे हैं भाई। अब आई 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में कौन कौन था, जेबी वाटसन और स्किनर आए। उन्होंने क्या बोला कि हम साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर बोल देते हैं। क्योंकि बिहेवियर क्या है, हर इंसान का बाहर से शो हो सकता है और वो बिहेवियर वो अपना अंदर भी देख सकता है, इंट्रोस्पेक्शन भी होता है वो और इंट्रास्पेक्शन भी होता है बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ तक था। उन्होंने अपने अपने अलग अलग व्यूज दिए कि किस टाइप से हम माइंड को, सोल को, अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस को। और फिर 20th सेंचुरी में आके उन्होंने क्या बोल दिया कि हम स्टडी ऑफ बिहेवियर बोल देंगे। ठीक है, और जेबी वाटसन है उनको बिहेवियरिस्ट बोला जाता है, ये है बिहेवियरिस्ट। ठीक है, उसके बाद वुडवर्ड आए। उन्होंने क्या कहा
कि जो साइकोलॉजी है उसने पहले अपनी आत्मा को छोड़ा। फर्स्ट किस चीज को छोड़ा? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। पहले आत्मा को छोड़ दिया, फिर क्या है, फिर उसने माइंड को भी छोड़ दिया, फिर उसने कॉन्शियसनेस को भी छोड़ दिया, और अब वो किस पे आके टिकी हुई है? बिहेवियर पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, होप सो। नेक्स्ट करते हैं मूव। उसके बाद स्कोप क्या क्या थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए? सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? लर्नर की। और लर्नर है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या देख सकते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में? हम लर्नर के बारे में किस चीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं? उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, ये इसकी है, ये इसकी है, हम सब सेम तो नहीं है ना, सब में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? डेवलपमेंटल स्टेज। हम सब की जो डेवलपमेंटल स्टेज है, जैसे पहले हम बच्चे थे, पहले हम माँ के गर्भ में आई, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, जन्म हुआ, जन्म होने के बाद फिर 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, ऐसे बड़े होते होते हमारी कैसी आ गई? फिर प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी के बाद हम और आगे बढ़ते जाएंगे, और ऐसे ही हमारी ओल्ड एज आ जाती है। तो वो क्या है? डेवलपमेंटल स्टेज। उसके बाद सेकंड क्या है? लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या है कि वो नॉलेज है वो कैसे एक्वायर कर रहा है और कैसे ट्रांसफर कर रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में यही तो है। पहला तो हम लर्नर का देखेंगे कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस प्रकार वो सीख पा रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखिए, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस का ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? लर्निंग प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से वो कोई नॉलेज है वो एक्वायर कर रहा है और उसको ट्रांसफर कर रहा है, अपनी लाइफ में यूज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। थर्ड क्या है? लर्निंग की सिचुएशन। लर्निंग की सिचुएशन के लिए क्या क्या चाहिए? कोई एनवायरनमेंट चाहिए, या फिर कोई मटेरियल चाहिए, या कोई नई नई जो जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा हम आज बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, वो भी सब क्या किस में आती हैं? लर्निंग सिचुएशन में। उसके बाद मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। हमें जैसे जो कुछ हमने अब तक सीखा है उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, हमें वो भी मेजर करना पड़ेगा। अगर हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स ही नहीं आए तो फिर क्या फायदा हुआ हमें पढ़ने का? तो इससे भी हम क्या करते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी से ये सब हम करते हैं। उसके बाद टीचर कैसे साइकोलॉजी को फॉलो कर रहा है, टीचर का एटीट्यूड क्या है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, टीचर की मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो वो बच्चों को अच्छे से टीच नहीं कर पाएगा। अगर टीचर एटीट्यूड वाला है, बच्चों के साथ सॉफ्ट बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पा रहा है, तो भी वो क्या करेगा? अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे? स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसके बाद आएंगे स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कल हमने यहाँ छोड़ा था स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अब सबसे पहला स्कूल कौन सा है? स्ट्रक्चरलिज्म, जिसका डेवलपमेंट किसने किया था? फाउंडर कौन है इसके? विलियम वुंट। कितने में? 1879 में इसने इसको डिस्कवर किया था। कितने में डिस्कवर किया था? 1879 में। उसके बाद कौन आया? और इसकी फर्दर डेवलपमेंट किसने की? पहले तो इसकी डेवलपमेंट किसने की थी? विलियम वुंट ने। और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट किसने की? एडवर्ड टिचनर, जो कि इसी का स्टूडेंट था। ठीक है, तो मेन आइडिया क्या था अब स्ट्रक्चरलिज्म का? उसमें जो स्ट्रक्चर है कॉन्शियसनेस का, उसके बारे में पढ़ा जाता था। ठीक है, और वो किस चीज पे बिलीव करता था? कि माइंड है वो डिवाइडेड है बेसिक एलिमेंट्स में, जैसे कि सेंसेशन, फीलिंग के लिए अलग दिमाग चाहिए, इमेज, कोई इमेज आ रही है हमारे दिमाग में, जैसे हमें ये सोचना है हमने आज उस आदमी को देखा था, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक उस आदमी की इमेज बन जाती है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना। तो ये सब किस में आता है? स्ट्रक्चरलिज्म में। और ये किस मेथड को फॉलो कर रहा है? वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो कि सबसे पहला मेथड था साइकोलॉजी में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ये। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एक पर्सन है वो ऑब्जर्व करता है किस चीज के बारे में, कि कैसे उसके मेंटल एक्सपीरियंस हैं, किस टाइप से वो देखता है। ठीक है, वो किस चीज को ऑब्जर्व करता है। तो इसमें इंट्रो मतलब सामने वाला हमारे बारे में, ठीक है, हमें ऑब्जर्व करके, ठीक है, तब हमारे ये देखता है कि मेंटल एक्सपीरियंस की किस टाइप का मेंटल एक्सपीरियंस है, या किस टाइप से ये बिहेव करता है दूसरों के साथ। ये सब किस में आता है? स्ट्रक्चरलिज्म में। अब इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे कि हम कोई टेस्ट डिस्क्राइब करते हैं या कोई स्मेल देखते हैं, तो वो सब किस में है? हम उसका स्ट्रक्चर देख के ही तो ये सब फाइंड आउट करते हैं ना, कि ये अच्छा टेस्ट है, ये स्मेल सूंघ के करते हैं, ये क्या है, ये भी अच्छा है। मैंगो का कलर अगर ग्रीन है तो हम बोल देंगे नहीं नहीं ये तो खट्टा होगा, ये नहीं लेंगे। येलो है तो हम क्या बोलेंगे? हाँ हाँ ये अच्छा है। खाने के बाद हम बता सकते हैं ना। तो वो सब किस पे डिपेंड किया है? स्ट्रक्चरलिज्म में सब कुछ स्ट्रक्चर पे। किसने दिया था? फाउंडर कौन है? विलियम वुंट। और फर्दर किसने डेवलप किया? एडवर्ड टिचनर ने, जो कि उसका स्टूडेंट था। उसमें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस की वो स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या थी? ठीक है, हर चीज की कुछ लिमिटेशन हुई तभी तो नेक्स्ट स्कूल डेवलप हुआ ना। जब हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं तभी हम ये सोचते हैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें। तो यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब वो लिमिटेशन क्या थी? कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था ना वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव था। जैसे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देख रही हूँ, इंट्रोस्पेक्ट कर रही हूँ, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद अलग हो, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद अलग हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहे ना। तो वो क्या है? ये मेथड कैसा था? सब्जेक्टिव था और डिफिकल्ट था बहुत ज्यादा साइंटिफिकली इसको वेरीफाई करना। क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया जरूरी नहीं कि मेरे साथ वाले ने भी वही ऑब्जर्व किया हो। तो दोनों की हमारी वेरिएशन आ गई ना,
एक ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दोनों में हमारे क्या है, वेरिएशन चल रही है, तो वो क्या है, दोनों में इस वजह से उसमें डिफिकल्टी आ गई हमें फाइनल रिजल्ट निकालने में। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में इसमें किस चीज पे फोकस किया गया था कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, किस टाइप से वो ब्रेन है, जो हमारा माइंड है और जो बिहेवियर है वो किस टाइप से फंक्शन कर रहा है। इसका फाउंडर कौन है, विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन है, विलियम जेम्स। ये सब बातें ध्यान रखनी है एक एक पॉइंट में, ये स्टेट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस चीज के बारे में स्टडी करता है या क्या कहता है ये, व्हाई डू पीपल थिंक, कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं, किस टाइप से। ठीक है, और अब की कॉन्सेप्ट कौन से थे कि कैसे उनकी अडेप्टेशन है, वही सब, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, किस टाइप से उनका माइंड है, बिहेवियर है, दूसरों के साथ जो है वो फंक्शनिंग कर रहा है। फिर इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है कि इन्फ्लुएंस डाला इसने एजुकेशनल साइकोलॉजी पे, क्योंकि इससे क्या हुआ था, एनकरेज हुए थे प्रैक्टिकल के लिए लोग कि हाँ इस टाइप से अगर हम करेंगे, किसी चीज को हम अडेप्ट कर रहे हैं तो वो क्या था, हमारी लाइफ में चेंज आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में फंक्शनलिज्म में इतना ही था। अब लिमिटेशंस क्या क्या थी, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, तभी तो नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया था। अब लिमिटेशन क्या क्या थी, सबसे पहली लिमिटेशन थी लैक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की कमी थी। क्योंकि जैसे 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 हम माइंड पे और हम हमारे बिहेवियर पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारा जो माइंड है क्या हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये उसको बोल सकते हैं कि तू इस बात पे कम फोकस कर, उस बात पे ज्यादा फोकस कर, तो क्या है, हम ना तो फोकस पे कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही हम अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज का एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में क्या था कि जो हमारे ह्यूमन का बिहेवियर है नॉर्मली, कि कैसे हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके कैसे सीखते हैं, एनवायरनमेंट में हम कैसे रहते हैं, उन सब के बारे में स्टडी की है बिहेवियरिज्म में। क्योंकि बिहेवियर तो हम हर इंसान का बिहेवियर हमें बाहर से दिखाई दे जाता है। मान लो एक दिन ही दिखा, एक दिन वो अच्छा बन के रह गया, दूसरे दिन पता चल जाएगा, तीसरे दिन पता चल जाएगा। ये तो नहीं है कि एक ही दिन हमें उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, काफी टाइम मिलता है हमें। ये जो भी स्टडी होती है ये थोड़ी लंबी लंबी स्टडी होंगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि फाइनल रिजल्ट किस टाइप से आएगा। और बिहेवियरिज्म के जो फाउंडर है वो कौन है, जेबी वाटसन। ठीक है, और इनके साथ और कौन था बिहेवियरिज्म में, बीएफ स्किनर। ठीक है, अब उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, इसमें क्या क्या किया था उन्होंने, कुछ लर्निंग डेवलपमेंट की कुछ लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है, वो लर्निंग थ्योरी मैं सारी एक साथ कवर करवा दूंगी। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन थी कुछ ना कुछ, वो लिमिटेशन क्या थी इसमें, थिंकिंग को और जो मेंटल, मान लो कोई आदमी है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो इमोशनली डिस्टर्ब है और हम उसको तब ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो आदमी कुछ अलग बिहेव करेगा, उसकी थिंकिंग में कुछ चल रहा है। मान लो किसी का कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, वो ये सोच रहा है भाई मेरे इतने नंबर आएंगे, इतने आएंगे, ये होगा वो होगा ये होगा, उसकी थिंकिंग में कुछ और चल रहा है और हम उसका अगले इंसान का कैसे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये उसकी एक लिमिटेशन थी कि इस टाइप से हम उसका जो बिहेवियर है वो एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ह्यूमंस है जो वो मशीन नहीं है। इसमें एक ये बात बोली गई थी कि ह्यूमंस है वो मशीन नहीं है। मशीन है वो हर बार एक ही, जैसे हम कपड़े धोने के लिए मशीन ऑन करते हैं, वो एक बार लेफ्ट टर्न करती है, एक बार राइट टर्न करती है, सेम बिहेवियर फॉलो करती है हर बार। तो वैसे इंसान है वो हर बार सेम बिहेवियर को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमंस है भाई, हम मशीन थोड़ी ना है। मशीन होते तो हम एक साथ, जैसे लाइट ऑन की तो लाइट ऑन होगी, वैसे हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। फैन ऑन किया तो लेफ्ट साइड रोटेट होगा तो वो लेफ्ट साइड ही रोटेट होगा, उसका काम है ये। ठीक है, तो इस टाइप से ह्यूमंस हैं, हम मशीन नहीं है। ये बात बिहेवियरिज्म में बोली गई थी। अब नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, गेस्टाल्टिज्म वाला। अब गेस्टाल्टिज्म का मतलब क्या है, गेस्टाल्ट का मतलब भी उन्होंने क्या बोला है कि जो कंप्लीट सिचुएशन है, कंप्लीट पैटर्न है, उसको फॉलो करना है, ना कि आप उसको सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करके कोई रूल बना लो। जैसे हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली रीड आउट करते हैं, फिर उसको करते हैं सोल्व। ठीक है, अगर हम पहला स्टेप पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिया, सेकंड स्टेप पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व, ऐसे तो हम क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो गेस्टाल्टिज्म में यही बोला गया है। अब इनके आगे थ्योरी भी आएंगी कंप्लीट, वो मैं करवाऊंगी बाद में। ठीक है, तो गेस्टाल्ट में उन्होंने क्या बोला है कि कंप्लीट जो है एक बार उस पे फोकस करना है, ये नहीं है कि उसके पीस पे फोकस करो, उसको सेपरेट सेपरेट पीसेस में डिवाइड करके फोकस नहीं करना है। अब गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उसके फाउंडर कौन कौन है, तो सबसे पहले कौन है, मैक्स वर्दीमर, उसके बाद कौन है, कोहलर और कोफका और कर्ट लेविन। ठीक है, ये कौन कौन है, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फाउंडर। उसके बाद इन्होंने क्या एग्जांपल दिया था कि जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं, कोई हमारी साइड से जा रहा है तो हम उसके फेस को देखेंगे, ये नहीं है कि हम अलग अलग उसके पार्ट को देखेंगे कि इसकी आईज कैसी थी, इसके लिप्स कैसे थे, इसका नोज कैसा था, इसके हेयर्स कैसे थे, ड्रेस कैसी पहनी थी, व्हाइट शर्ट थी या ब्लैक शर्ट थी, इस टाइप से नहीं देखते ना। हम पूरे ह्यूमन को ही एक बार में ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हाँ ये इंसान गया था, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो गेस्टाल्टिज्म में यही बोला गया कि हमें एकदम से फुल होल को ऑब्जर्व करते हैं, उसके पार्ट्स को नहीं। ठीक है, आज जब हम होल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक परसेप्शन बन जाएगा कि इस टाइप से हमने उसको ऑब्जर्व किया था। अब उसकी लिमिटेशंस क्या थी,
कि वो कम एम्फेसिस दे रहा था लर्निंग पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कोई टेबल करवाते हैं बच्चों को, तो हम उसको कंप्लीट टेबल तो एक दिन में याद नहीं करवा सकते। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस टाइप से हम उसको क्या करते हैं पार्ट में, कि पहले दिन उसको 3 तक करवा दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 तक करवा दे। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे और अगले 3 4, नेक्स्ट डे और अगले 3 4, ऐसे धीरे धीरे करके हम उसको कंप्लीट 2 की टेबल याद करवा देते हैं। एक बार में ही हमने 2 की टेबल एक बार में तो याद नहीं करवाई ना। वैसे ही हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मान लो जो 1 ईयर के हैं या 2 ईयर के हैं, तो उनको हम क्या बताते हैं, बॉडी ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या बताते हैं, शुरू में हमने फर्स्ट डे उसको बताया, हाँ बेटा ये ईयर है, ये आईज है, 2 चीज बता दी। फिर जब 3 4 दिन बाद उसको ये बिल्कुल ये हो जाएगा, हाँ भाई अब इसको ये दोनों चीज कभी भी पूछते हो तब बता देता है। अब उससे आगे हम और 1 2 ऐड करने की कोशिश करेंगे, फिर उन 3 4 को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप से क्या है, हम इस टाइप से ही तो करते हैं ना। तो कंप्लीट तो हम एक बार में नहीं सिखा सकते। तो ये इसी पे, ये इसकी क्या थी, कमी थी कि ये किस पे एम्फेसिस कर, ये लर्निंग पे जो कम एम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि अगर हम कंप्लीट को देखेंगे तो सीखने में क्या होगी, हमें डिफिकल्टी होगी। ठीक है, अब गेस्टाल्टिज्म के बाद एक नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आया है, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में क्या था, इसमें है जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका अनकॉन्शियस मोटिव्स क्या क्या है, किस टाइप से वो काम करता है। कॉन्शियसनेस तो हमने वहां देखी थी, और यहाँ क्या है अनकॉन्शियस मोटिव्स, कि ह्यूमन जैसे बिहेव करता है वो किस टाइप से अपने अनकॉन्शियस मोटिव्स को कंप्लीट करने में बिहेव करता है। ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन कौन थे, सिगमंड फ्रॉइड थे। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या था, दो पर्सनैलिटी थी, इसमें क्या क्या था, इड था, ईगो था और सुपर ईगो था। इड मतलब अहम। ठीक है, इसमें ना इड में जो भी इंसान जिसके पास इड है ना, वो किसी को क्या फर्क पड़ता है ये इस बात का ध्यान नहीं रखता, बस उसको खुद के लिए जीना है। ठीक है, मान लो कहीं जा रहा है, 2 इंसान है, दोनों को प्यास लगी है, उनके पास एक घुट पानी है। ठीक है, तो जो इड की सिचुएशन में होगा ना जो इंसान, वो क्या सोचेगा, पी ना यार, पढ़न दे, मर जाएगा तो मर जाएगा, यूं सोच लेगा। तो वो क्या है, इड है। इड में है ना इंसान खुद के प्लेजर के बारे में सोचता है, दूसरे को क्या इफेक्ट होगा वो नहीं सोचता। उसके बाद है ईगो। ईगो में क्या आ जाता है, ऐसे इंसान जो हमेशा हर सिचुएशन को बैलेंस करके चलते हैं ना। तो वो ऐसे, हाँ भाई एक घुट पानी था तो मैं पी लूं ना, वे न्यू तू सारा इससे दे दे। ठीक है, तो वैसे हैं, एक घुट पानी तो उसमें तो थोड़ा सा खुद पी लिया और थोड़ा सा दूसरे से दे दिया, वो किस में आ जाएगा, ईगो में। ठीक है, वो रियलिटी के ऊपर फॉलो करते हैं अपने रूल्स को, जो भी रियल लाइफ में सिचुएशन है वो उसको देख के चलते हैं। उसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब गॉड, भाई वो तो दूसरे को प्रेफरेंस देगा। सुपर ईगो मतलब जो गॉड लाइक हो। ठीक है, उसमें वो क्या करेगा, हर बार ये देखेगा हाँ ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, जो भी मोरल वैल्यूज हैं उनको वो हमेशा फॉलो करेगा। पर ईगो वाला ऐसा होता है जो इन दोनों के बीच में, ना तो वो ऐसा होता कि दूसरे की हेल्प ना करे, ना वो ऐसा होता कि खुद की हेल्प किए बिना दूसरे की हेल्प करे। वो ऐसा होता है खुद की भी हेल्प करेगा और दूसरे की भी हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आगे क्या था, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है ईगो के और सुपर ईगो के। ठीक है, तो मेनली वो क्या है, ईगो को कैसे रिड्यूस करता है। ठीक है, एंजाइटी को। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब क्या होता है, दमन। ये क्या करता है, अपने अंदर है ना जो भी उसकी कुछ इच्छा है उनको दमन कर लेता है। ठीक है, दबा लेता है। ये सोचता है कोई नहीं यार, मैं करने की ये रहने दूंगा, मैं ये करने की रहने दूंगा। ठीक है, वो हमेशा अपने अनकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को क्या करता रहता है, स्टोर करता रहता है। कॉन्शियस माइंड की बजाय वो अनकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को क्या करता रहता है, स्टोर करता रहता है। ठीक है, दमन कर देता है। रिप्रेशन का मतलब दमन। उसके बाद डिनाई, वो कई बार रिजेक्ट भी कर देता है, ना यार कोई नहीं तू रख ले। ठीक है, नेग्लेक्ट करने की भी कोशिश करता है। प्रोजेक्शन मतलब अब जैसे प्रोजेक्ट कर दिया किसी पे और पे निकाल दिया। जैसे रैशनलाइजेशन का और प्रोजेक्शन का मतलब सेम सेम सा है, कि जैसे ऑफिस में हम गए, ऑफिस में किसी ने, जैसे मेरे मैनेजर ने मेरे ऊपर गुस्सा किया और मैंने वो गुस्सा घर पे आके क्या किया, बच्चों पे निकाल दिया। तो मैंने वो क्या किया है, अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल दिया, रैशनलाइज कर दिया ना उसको। अब प्रोजेक्शन का होता है, जैसे मैंने एग्जाम दिया, कोई एग्जाम देके मैं घर आई, तो ये बोल देते हैं कि ना भाई एग्जाम तो ठीक हो जाता मेरा, पर क्या था, टीचर अच्छी नहीं थी। तो ये सब क्या है, ये प्रोजेक्शन है। ये सब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है ईगो के, कि किस प्रकार हम ईगो को रिड्यूस कर सकते हैं, हम बैलेंस बना के रख सकते हैं इड और सुपर ईगो में ईगो की हेल्प से। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गया होगा डिफेंस मैकेनिज्म। एचटेट में डिफेंस मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो रिप्रेशन से या फिर नेग्लेक्ट करने से। और मोस्टली यही क्वेश्चन देखा गया है कि जहां भी स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में जहां भी पेरेंट्स वगैरह वर्क करते हैं, उनके हेड ने उसको डांट दिया, या फिर कोई बड़ा भाई है उसको टीचर ने डांट दिया, वो घर आके अपने छोटे भाई पे गुस्सा निकाल देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैंने 2-3 एग्जाम्स में लास्ट बार देखे हैं, तो ध्यान रखना। अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पीपीटी से इसलिए करवा रही हूँ थोड़ा, ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाए, टाइम कम है हमारे पास। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, सबसे पहले अब यही आएगा हमारे मन में। ग्रोथ क्या है, जिसको हम मेजर कर सके।
जैसे हम डे बाय डे, जैसे फर्स्ट डे थे तो हमारी हाइट कुछ थी, सेकंड डे थे कुछ थी, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे हम जितने जितने बड़े होते जा रहे हैं हमारी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हाइट है और जो वेट है हमारा वो दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे हमारी हेयर्स की ग्रोथ है इंक्रीज होती जा रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसी होती है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है कब, मैच्योरिटी आने के बाद। जैसे प्यूबर्टी की एज टच हुई तो तब क्या हो जाती है, हमारी ग्रोथ है स्टॉप हो जाती है। जैसे आप सबने सुना होगा कि ये बोल देते हैं कि भाई बालक 18-20 साल तक बढ़ेगा, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, हाइट ना निकला भाई फिर उस बालक की। तो वो हाइट निकलना या वेट का गेन होना या फिर जो हमारे फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस का आना है, जैसे बॉयज में दाढ़ी आना, ये सब जो है ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, ये सब किसमें आएंगे, ये सब आएंगे ग्रोथ में। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, इमोशन, जैसे हम पहले क्या थे, इमोशनली स्टेबल नहीं थे ना, जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते जा रहे हैं तो हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है और जो सोशल, जैसे हम दूसरों के साथ सोशली एक्टिव रहे हैं, वो क्या हो जाता है, डेवलपमेंट के साथ वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ये कंटिन्यूस कब तक रहता है, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। डेवलपमेंट है ना वो बिल्कुल बचपन से, जब हम माँ के पेट में होते हैं ना तब से शुरू होती है, और जब हम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं ना टोम्ब में, तब तक डेवलपमेंट है हमारी चलती रहती है। ग्रोथ है वो प्यूबर्टी या मैच्योरिटी की स्टेट आने पे ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। बट जो डेवलपमेंट है, सीखते तो हम हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारा इंटेलिजेंट लेवल बढ़ता रहा है, या फिर हम इमोशनल स्टेबल हुए हैं, या जो भी हमारे इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, वो सब किसमें आएंगे, डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट हमारा है वो होम टू टोम चलने वाली वो है, प्रोसेस है। और जो ग्रोथ है वो हमारी कब से कब तक, मतलब जब हम बर्थ, हमारा जब जन्म होता है तब से मैच्योरिटी तक या फिर प्यूबर्टी एज तक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन दोनों के बीच में। क्या है, ग्रोथ है जो वो कैसी है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट को हम क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट में तो दोनों ही है ना, ग्रोथ तो जैसे हमें दिखाई देती है, और डेवलपमेंट कैसी है, हमारे दिखाई नहीं देती, जिसको हम मेजर करने की ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो ग्रोथ है वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, जैसे अभी बताया मैच्योरिटी के बाद स्टॉप हो जाती है। पर डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरिटी के बाद स्टॉप नहीं होती। ठीक है, और जो है ये जो ग्रोथ है ये हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। मान लो किसी बच्चे को अच्छा खाना पीना अच्छा सब मिला तो उसकी हाइट अच्छी चली जाती है, ये बोलते हैं। ठीक है, कई कई ऐसा भी होता है कि जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं या हेरिडिटरी जो ट्रेड्स होते हैं उसके ऊपर भी हमारी हाइट का और जो वेट का है ये सब इफेक्ट होता है। पर डेवलपमेंट है वो कैसा होती है, जो डेवलपमेंट है वो हमारे हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है और हमारे एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। जो हमारी ग्रोथ है वो हमारे किस पे डिपेंड करती है, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, और जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट है कोर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब प्रिंसिपल क्या क्या है डेवलपमेंट के, ये मेन लिखे हैं, वैसे इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कभी स्टॉप नहीं होती। अभी मैंने बताया था कि वोम टू टोम चलती है। ठीक है, यही पूछ लेंगे वो चार ऑप्शन देके कि कौन सी ऐसी प्रिंसिपल है जो वोम टू टोम चलती है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंस है, पेशेंस है, सेफेलोपोडल है, प्रोक्सिमोडिस्टल है। तो इनमें से हमें एक ऑप्शन ही तो टिक करना है, तो वो कौन सी है, कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। जो एवरी पर्सन टू पर्सन हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, तो एवरी इंडिविजुअल की डिफरेंस क्या, डेवलपमेंट क्या होती है, इंडिविजुअल डेवलप जैसे हो रहा है वो यूनिकली होता है। जैसे आपका भाई है, दो भाई हैं, जुड़वा भाई है। ठीक है, एक है वो बिल्कुल पतला सा है, मरियल सा है, उसका इंटेलिजेंट लेवल है वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, और एक है थोड़ा सा हेल्दी है, पूरा दिन खाता पीता रहे है, और उसका इंटेलिजेंट लेवल है वो भी ज्यादा तेज है, खेलने में भी तेज है। जो वो सूकलू सा है वो ना भाई नहीं होता, इससे काम ही नहीं होता, फूक आ जाता, उड़ जाओ, इस टाइप से बोलते हैं ना। तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो होते हैं ना डेवलपमेंट में। अब जो है थर्ड पॉइंट क्या है, सिक्वेंशियल पैटर्न। ये ना पहले से ही डेवलपमेंट को कई बार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी ऑर्डर में। और एक बात ध्यान रखनी, जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, स्पाइरल है। डेवलपमेंट कैसी है, स्पाइरल, ध्यान रखना है, ये पॉइंट आता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल का मतलब क्या है, सेफेलोकोडल। इससे में क्या, सेफेलोकोडल को बोल रहे तो कैसा लग रहा है, जैसे सिर, सेफेलो सिर से पैर की तरफ जो डायरेक्शन है, सिर से पैर की तरफ जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, सेफेलोकोडल। उसके बाद सेकंड कौन सी है, प्रोक्सिमोडिस्टल।
प्रोक्सी मतलब पेरिफ्री, पेरिफ्री, प्रोक्सी मतलब पेरिफ्री मतलब सेंटर से आउटसाइड की तरफ बाहर होना, ठीक है। मान लो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा हाथ चलाना सीखते हैं, ठीक है। किसी चीज को उठाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ऐसे जब छोटा बच्चा होता है तो पूरे हाथ से उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। और धीरे धीरे वो किस पे शिफ्ट हो जाता है, अपनी उंगलियों की हेल्प से। मान लो पहले छोटे बच्चे को पेन दिया, मान लो कोई 1 ईयर का बच्चा है, उसको हमने पेन दिया, वो पहले पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा, पेन को करेगा, और फिर धीरे धीरे वो किस पे शिफ्ट होता चला जाए, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे वो पेन को कैसे 2 उंगलियों में पकड़ेगा, ऐसे लिखना शुरू करेगा। तो ये सब किस में आएगा, प्रोक्सीमोडिस्टल में। प्रोक्सीमोडिस्टल में मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब पहले आर्म्स का यूज करेगा और फिर फिंगर्स का, या पहले ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज करेगा और फिर फाइन मोटर स्किल्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल टू स्पेसिफिक क्या है कि पहले बच्चा क्या करेगा, जो भी बड़े बड़े एक्शन है वो करेगा और बाद में उन एक्शंस को स्मॉल स्मॉल एक्शंस में चेंज करेगा, ठीक है। ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक में जैसे एग्जांपल आते हैं और जनरल में स्पेसिफिक में एग्जांपल्स आते हैं, रूल्स आते हैं, सॉरी, ठीक है। अब प्रेडिक्टेबल कैसे है ये, कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये बता देते हैं, हाँ रफली कि ये बच्चा इस एज में आके इतनी हाइट कवर कर लेगा, ये बच्चा इस एज में आके इतनी हाइट कवर कर लेगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम एक्यूरेटली उसको प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है। और जो जनरल टू स्पेसिफिक था, जो उसमें क्या था, जो ब्रॉड एक्शन है उनको बाद में वो रिफाइन करके स्मॉल स्मॉल स्पेसिफिक मूवमेंट्स करने शुरू कर देता है। और जो जनरल टू स्पेसिफिक है उसमें सारे के सारे कोग्निटिव स्किल्स पहले तो एक साथ काम करते हैं, जैसे फिजिकल मोटर स्किल्स हैं, जैसे आंख नाक, ये सब कोऑर्डिनेशन पहले वो क्या करता है, बच्चा एक साथ करता है, ठीक है। जब शुरू में हम बच्चे को रीड आउट करना सिखाते हैं तो बच्चा क्या करता है, फिंगर को यूं रख के तब रीड करता है ना। और धीरे धीरे वो जैसे जैसे थोड़ी मैच्योरिटी उसमें आती जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी आईज का कॉन्टेक्ट उसी वर्ड पे होगा, मतलब फिजिकल और कोग्निटिव सब अटैच होगी ना, दोनों एक साथ मिक्स हो गए ना यहाँ पे। तो जनरल टू स्पेसिफिक में यही था। अब इससे आगे है मेजर स्टेजेस क्या क्या होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि किस टाइप से ह्यूमन है जो वो खुद को डेवलप करता है। सबसे पहले कौन सा पीरियड आता है, प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड कौन सा है, जिसमें बच्चा मम्मा के पेट में होता है। सबसे पहले एक टिश्यू होता है छोटा सा, ठीक है, स्पर्म और जब ओवम का फर्टिलिटी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चा क्या होता है, वो टिश्यू ही तो होता है जरा सा, ठीक है। सेल से क्या बने, टिश्यू, और फिर धीरे धीरे टिश्यू से क्या बन जाएंगे, हमारी ऑर्गन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा पीरियड होता है, प्रीनेटल पीरियड। और फिर ऑर्गन की फॉर्मेशन होने के बाद 9 मंथ के बाद क्या होता है, बेबी डिलीवर होता है, तो वो कौन सी स्टेज आ जाती है, इन्फेंसी। और इन्फेंसी की स्टेज कौन सी होती है, बर्थ टू 2 इयर्स होती है। 0 तो लिखा होता है, 0 में तो कुछ होता ही नहीं है भाई, 0 तो जब हम माँ के पेट में थे तभी थे, ठीक है। तो ये 0 to 2 इयर्स भी लिखा हो सकता है, और वैसे इसकी जगह एग्जैक्टली तो बर्थ टू 2 इयर्स लिखा होना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ्स का पीरियड तो हम, जो हमारा प्रीनेटल पीरियड है वो 9 मंथ्स तो हम मामा के वोम में कंप्लीट कर चुके होते हैं। उसके बाद सेकंड वाला है इन्फेंसी का, ये बर्थ टू 2 इयर्स या फिर 0 to 2 इयर्स लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। उसको दूध चाहिए, मम्मा पे डिपेंड है, या उसको बाहर जाना है, खेलना है, तो वो किसी ना किसी इंसान पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, जो वो क्या होती है, फास्ट होती है, सबसे ज्यादा तेज होती है फिजिकल ग्रोथ। पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, और 2 साल में बच्चा अपने पैर पे चलना शुरू कर देता है, भागना दौड़ना, और उसकी हाइट भी थोड़ी सी थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो जाती है, ठीक है, इन्फेंसी के टाइम पे। उसके बाद सेकंड स्टेज कौन सी है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये है 2 से 6 साल। इसमें बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, अपने खिलौने के साथ खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। कुछ ना कुछ वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे थोड़े थोड़े वर्ड, जैसे 2 साल की एज में तो वो मम्मा पापा दादा दादी इस टाइप से वर्ड बोलना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे उसकी अर्ली चाइल्डहुड आती है उसमें वो क्या बोलता है, मम्मा पानी चाहिए, मम्मा खाना चाहिए, इस टाइप से थोड़ी लैंग्वेज है वो थोड़ी इंप्रूव करनी शुरू हो जाती है, वो हर चीज के लिए क्यूरियस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्या करता है, वो इमिटेशन करता है, जैसे जैसे वो मम्मा को देखता है, मम्मा ऐसे कर रही है, पापा ऐसे कर रहे हैं, दादा आज ऐसे कर रहे थे, तो वो उनको देख के उनके जैसा बिहेवियर करने की कोशिश करता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज कौन सी है, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड मतलब जो बाद की बाल्यावस्था है, ठीक है, वो कौन सी है, 6 से 12 साल। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है और छोटे छोटे अपने ग्रुप बनाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग एज। जब 6 से 12 साल का बच्चा होता है तो वो जैसे स्कूल में जाने लगता है, ठीक है, या पार्क में जाता है, तो 1-2 बच्चे उसके फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उनकी गैंग एज। वो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ही खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, 6 से 12 साल को ही एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में एंटर करता है, ठीक है।
और यहाँ पे बच्चे की जो जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कैसे होगी, कंक्रीट, कि जो चीज वो देख रहा है ना सिर्फ वो उसी चीज के बारे में सोच पा रहा है, ठीक है। कंक्रीट का मतलब यही है कि जो चीज उसके सामने है वो उसके बारे में तो सोच पा रहा है। अगर हम उसको कुछ इमेजिन करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि हम यही बोल देंगे कि सूरज है वो इतनी दूर है, सूरज को कैसे पकड़ेंगे, हम छोटे बच्चे को बोल नहीं देते हैं कि चंदा मामा आजा 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 आजा, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अगर वो नहीं आ रहा ना चंदा मामा, तो वो यहाँ पे ये समझ जाएगा कि नहीं भाई वो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो जो उसके पास है वही उसके पास है, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड में अगर हम ऐसा करते हैं कि थाली में पानी डाला और हम यूं चंदा मामा को बच्चे को दिखा रहे हैं, तो वो उसके साथ खेलने लग जाता है कि चंदा मामा मेरे पास है। बट लेटर चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता है। अब उसके बाद है एडोलिसेंस स्टेज। एडोलिसेंस या इसको बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज। यहाँ से क्या होता है, बच्चों में डेवलपमेंट है ना वो शुरू हो जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे बॉयज की दाढ़ी आना ये सब, ठीक है। और गर्ल्स में भी जो जो अलग अलग चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं 12 to 19 ईयर्स में। इसको क्या बोलते हैं, बच्चे फिर यहाँ ये सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाने लग जाते हैं, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी पहचान क्या है, मैं हूँ कौन, ठीक है। और वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं यहाँ 18-19 ईयर्स में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो उनके पास नहीं भी है ना, वो जैसे इमेजिनरी ऑडियंस बन जाते हैं कि मैंने 3 दिन से यही टी शर्ट पहन रखी है, सब मेरे बारे में सोच रहे होंगे, मेरे को ही देख रहे हैं सब। तो ये क्या है, ये सब इमेजिनरी ऑडियंस की जो जो बातें सोच जा रही हैं, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आएगा। और यहाँ पे उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमेशा, कि आज मुझे ये एग्जाम करना था, मुझे इतना पढ़ना था, ये करना था। मतलब इमोशनली वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, उसमें स्टॉर्म आ जाता है, इमोशनली स्टॉर्म होता है, ठीक है। और ये स्टॉर्म के बारे में किसने बताया था कि बच्चे तनाव में स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज है एडोलिसेंट, स्टैनले हॉल ने, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की, तो डोमेन्स वैसे इसमें कम ही लिखे हैं, जो मेन है वही लिखे हैं बस मैंने यहाँ। तो सबसे पहला डोमेन क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डोमेन, ठीक है। फिजिकल डोमेन में क्या है, जो उसका ब्रेन है, जो उसकी मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं या ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, या हाइट है, या फिर उसका जो वेट है, या फिर जो उसकी बोन्स हैं, या फिर उसकी जो लंग्स वगैरह हैं, या जो उसके हैंड ऑन कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, उसके फिजिकल डोमेन में। उसके बाद सेकंड क्या है, कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव का मतलब ही क्या होता है, ब्रेन या माइंड से रिलेटेड है। जब माइंड से रिलेटेड है तो उसमें क्या आएगा, या तो थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, वो मेमोरी करना शुरू कर देगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। और हमारे ब्रेन में तो हमारे एक पार्ट में तो कौन सी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, और दूसरे में कौन सी होती है, लैंग्वेज स्किल्स होती है। तो ये सब किस में आता है, बच्चा क्यूरियस हो जाएगा, टेंस रहने लगेगा, ठीक है, अपने लॉजिक देने स्टार्ट कर देगा कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। मेमोरी आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, और ये सब किसमें आ जाएंगे, आपके कोग्निटिव डोमेन में। उसके बाद सोशल डोमेन में क्या होता है, सोशल डोमेन में वो जैसे कि जो भी हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है, वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज वगैरह हैं, ठीक है, जो भी रूल्स हैं उन सब को फॉलो करने में वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है जब सोशल डोमेन आएगी। उसके बाद फोर्थ क्या है, इमोशनल डोमेन। इमोशनल डोमेन में क्या होगा, बच्चा सेल्फ एस्टीम करेगा, जैसे एंगर है, ठीक है, लव है, हेट है, ये सब किसमें आ जाएंगी, इमोशंस में, ठीक है। उसके बाद एक है मोटर स्किल्स, ठीक है, इसी में मोटर स्किल्स नाम से एक डेवलपमेंट है। वो क्या है, उसमें क्या होता है, बच्चा रनिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वॉक करना शुरू कर देगा, डांस करना शुरू कर देगा, ठीक है, इस टाइप से वो, या राइटिंग करना शुरू कर देगा, इस टाइप से जो जो भी मोटर स्किल के हेल्प से होगा। जैसे फिजिकल डोमेन का ही पार्ट है वैसे तो ये मोटर स्किल्स है, ठीक है, बट अलग से भी आ जाता है। ये मोस्टली मेनली तो ये 4 ही डोमेन होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसे आगे नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या है और नर्चर क्या है, ठीक है, ये डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचर क्या है, जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमारी हेरिडिटी है वो क्या है, नेचर। और नर्चर क्या है, नर्चर मतलब जहां पे हम बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, वो सब क्या है, एनवायरमेंट, ठीक है। नेचर का मतलब ध्यान रखना है, नेचर का कई बार नेचर देख के बच्चे एनवायरमेंट लगा देते हैं और नर्चर का हेरिडिटी कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। नेचर का मतलब तो जो हमारी मतलब बाय बर्थ जो हमें मिला हुआ है वो सब क्या है, नेचर है, वो किससे आया है, और हेरिडिटी से आया है। और नर्चर जहां हमारा भरण पोषण, पालन पोषण हो रहा है, वो सब क्या है, एनवायरमेंट से मिला हमें। तो नेचर का मतलब है हेरिडिटी। और हेरिडिटी जैसे हमें हमारे जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो हमारे कहाँ से मिले, हमें पेरेंट्स से। किसी बच्चे की आईज हैं वो ब्लू हैं, वो हमें कहाँ से मिली है, हेरिडिटी से, ठीक है। जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हमें कहाँ से मिला है, पेरेंट्स से। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा है, उसके माता पिता दोनों के दोनों आईएएस हैं, तो क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा, होगा भाई, ऑफ कोर्स है, क्योंकि उसकी हेरिडिटी में जब दोनों मम्मा और पापा दोनों के दोनों इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा भी कैसा होगा, इंटेलिजेंट लेवल उसका भी अप होगा एक लेवल, ठीक है। उसके बाद नर्चर में क्या है कि एनवायरमेंट को
कि हमारी फैमिली कैसी है, बच्चे को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, वो स्कूलिंग कैसी कर रहा है, जो उसकी सोसाइटी है, जो उसके नेबर्स हैं या जो उसका फ्रेंड सर्कल है, वो सब किस टाइप से बिहेव कर रही हैं, वो सब किस में आ जाएगा, नर्चर में। और ये एक फॉर्मूला है नेचर और नर्चर का डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, एचटेट में तो मोस्टली टाइम आया है कि डेवलपमेंट किसके इक्वल होता है। तो डेवलपमेंट किस किस का प्रोडक्ट है भाई, ये ध्यान रखना है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह वो एडिशन लगा के दे देता है या फिर डिवीजन लगा के दे देता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं जो अब तक मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो हेड टू टो जारी है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, हेड टू टो। अभी मैंने बताया था हेड सेफेलोकोडल, सिर से पैर की तरफ, तो ये कौन सा है, सेफेलोकोडल। उसके बाद सेकंड कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का कौन सा एक प्रोसेस नहीं है। तो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस है, हाँ अभी बताया था। डेवलपमेंट है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है, हाँ ये भी बताया था। डेवलपमेंट है वो लीनियर प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं, मैंने बोल के बताया था कि डेवलपमेंट है वो कैसी है, स्पाइरल प्रोसेस है, ठीक है। कैसी प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस है। तो यहाँ पे यही गलत हुआ ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेनले होल विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज ए टाइम ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। अभी मैंने बताया था कि स्टेनले होल ने क्या बताया था कि तनाव एवं संघर्ष की अवस्था, बच्चों में जो तनाव एवं संघर्ष की अवस्था कौन सी होती है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में ही तो बच्चा क्या करता है कि वो एग्जाम दिया, इससे परेशान है, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, या फिर मुझे क्या करना है आगे जाके, 10th होगी, 12th होगी, 12th के बाद मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस स्ट्रीम में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी स्ट्रेस है उसके दिमाग में चलता रहता है। तो स्टैनली होल ने क्या बताया था कि वो कौन सी एज है, एडोलेसेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट किस चीज का प्रोडक्ट है। अभी मैंने बताया था हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ को क्या शो करता है, फिजिकल ग्रोथ मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होते हैं। कैसा होता है वो, क्वांटिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट में। प्रोक्सीमोडिस्टल, प्रोक्सी पेरिफ्री टाइप था, प्रोक्सीमोडिस्टल पेरिफ्री टाइप था, मतलब सेंटर से आउटसाइड, सेंटर से पेरिफ्री की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो कौन सा फैक्टर है जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, कौन सा फैक्टर है, तो वो कौन सा है, सोशल फैक्टर, सोशल डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया तो था, स्कूल्स और पीयर्स होते हैं वो उसके सोशल डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होते हैं, या उनके नेबरहुड वाले हुए या उनकी फैमिली, वो सब किसमें, सोशल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, नेचुरल प्रोसेस है दोनों, ग्रोथ है वो भी नेचुरल है और डेवलपमेंट है वो भी नेचुरल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर बिकम्स यूजुअली क्वाइट in class after experiencing repeating criticism at home, which development dimension is most directly affected है, ठीक है। इसमें ये बोला है कि कोई बच्चा है वो घर पे बार बार उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जब भी वो कुछ बोलता है तो वो स्कूल में भी क्या करता है, बोलना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये किस टाइप की डेवलपमेंट है, किस चीज को इफेक्ट करी ये डेवलपमेंट, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को ही तो कर रही है इफेक्ट, कि अगर उसको घर पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा कि वो बच्चा अपनी बात को अच्छे से रख सके, तो वो स्कूल में भी हेजिटेट करेगा, ठीक है। तो वो कौन सी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज ट्रू। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्या ट्रू है, डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है एट द एंड ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बाद डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है, नहीं होती भाई। अभी तो बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टर्म प्रोसेस है, वो कभी स्टॉप नहीं होती, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, मैचुरेशन इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट। नहीं भाई, मैचुरेशन है जब हम एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होंगे तभी हमारी क्या है, हमें सोशल वैल्यूज, नॉर्म और जो भी कुछ हमें एनवायरनमेंट से लेना वो सब हमें कहां से मिलेगा, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुई ना एनवायरनमेंट से। उसके बाद थर्ड क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ प्ले एन एक्टिव रोल इन डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज ए रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस तो नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड इन ए जनरल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन। हाँ ये ठीक है, क्योंकि कैसी फॉलो करता है वो, जनरल से स्पेसिफिक ही तो फॉलो करता है। पहले बच्चा बड़े बड़े काम पहले बच्चा जैसे फुल हैंड से काम कर रहा था और बाद में वो धीरे धीरे क्या अपनी फाइन मोटर स्किल्स को भी तो डेवलप करता है ना। तो वो किस डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, जनरल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान मीन्स टू स्टीर अप और टू एक्साइट। क्या है जो
हमें स्टीर अप मतलब हमें अंदर से झकझोर के रखना, ठीक है, या फिर हमें किसी चीज के को करने के लिए एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करना, कि हम किसी चीज के लिए कब एक्साइटेड होते हैं, जब हम इमोशंस में होते हैं। मान लो हम परेशान है, ठीक है, किसी चीज को लेके, या हमें ये करना है कि हमें ये वाला एग्जाम क्लियर करना ही है, तो वो सब कहाँ से आएगा, हमारे इमोशंस से, ठीक है। जब हम इमोशनली स्टेबल होंगे तो हम उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम अपना 100% देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। तो वो क्या है, ग्रोथ ही, ग्रोथ ही तो होती है वो, जो हाइट, साइज और वेट तीनों को इंक्रीज करती है, ठीक है। Emotions like anger, fear, jealousy, etc., which are harmful for normal development, are termed as। जो है, जो इमोशंस है वो भी नेगेटिव वाले इमोशन लिखे हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव इमोशन। क्योंकि इमोशंस लाइक एंगर भी नेगेटिव है, फियर, किसी चीज से हम डरेंगे तो हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, किसी से जेलसी फील करना, तो ये भी क्या है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, विच आर हार्मफुल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, तो वो कैसे हैं, नेगेटिव इमोशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड गेन्स द नॉलेज एंड स्किल्स नीड टू फंक्शन सक्सेसफुली इन अडल्ट सोसाइटी। ये क्या है, अगर कोई बच्चा है वो कोई नॉलेज या कोई स्किल गेन कर रहा है अपनी सोसाइटी से, ठीक है, तो वो क्या है, सोशलाइजेशन, क्या है वो, सोशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन। जो लर्निंग है, जैसे जो सीखना है, या फिर हमारी जो मैच्योरिटी लेवल है, वो इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं हमारे जो इमोशंस है ह्यूमन बींग्स के, उनको डेवलप करने के लिए। तो हाँ, जो हमारी लर्निंग है और मैच्योरेशन है वो हमारे इमोशंस को बिल्डअप करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं ना, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट है, चीफ एजेंट क्या है सोशलाइजेशन का, चीफ एजेंट क्या है सोशलाइजेशन का, तो वो है फैमिली। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है, अपनी मम्मा पापा दादा दादी जो भी मतलब उसके फैमिली में है उन सब मेंबर से ही। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो बाहर लोगों से, जैसे अपने आस पड़ोस में बच्चों से। फिर उसके बाद वो और थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल में, सोसाइटी में, या फिर पार्क वगैरह में जहाँ पे जाता है तो वहां से बच्चा शुरू करना देता है। तो चीफ एजेंट क्या हुआ, सबसे पहला एजेंट कौन है सोशलाइजेशन के लिए हेल्पफुल, उसकी फैमिली, ठीक है, और मेनली मदर्स, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स कैसे होते हैं, जो अथॉरिटेटिव होते हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स। जो अथॉरिटेटिव मतलब अथॉरिटी है उनके पास बच्चों के लिए, ये ध्यान रख लियो कि अथॉरिटेरियन है ना, तो उसका मतलब है कि पेरेंट्स के पास है उनकी अथॉरिटी की क्या करना है बच्चों को, तो वो कैसे होंगे, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। Which among the following is not an example of secondary socialization। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या क्या आता है, जब फर्स्ट सोशलाइजेशन हुई थी बच्चे की तो सबसे पहले क्या आया था, उसमें फैमिली आई थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट सोशलाइजेशन है वो सेकंड कैसे होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फैमिली आ जाएगा, ठीक है। सेकंड सोशलाइजेशन में क्या आते हैं, जो भी घर से बाहर के लोग हैं, मतलब स्कूल है, नेबर है, जो भी उसके कजन है, मतलब घर के कजन नहीं, जो बाहर के जैसे चाचा ताऊ अंकल आंटी, ये सब किस में आ जाएंगे, फैमिली आ जाएगी इसका ऑप्शन, क्योंकि वो फर्स्ट सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स कल की वीडियो में। ओके, समझ आ गया होगा, थैंक यू, बाय बाय।